वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस। तो क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशंस? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ में। मान लो आपका आज आइसक्रीम खाने का प्लान है क्योंकि आज वेदर बहुत ज़्यादा सनी है। तो क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा सनी है इसलिए आपका आइसक्रीम खाने का आज प्लान बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रिप प्लान करते हो जब आप फ्री होते हो, जब आपके स्कूल की, ऑफिस की या फिर कॉलेज की छुट्टी होती है। तो क्योंकि आप फ्री हो तभी आप ट्रिप प्लान करते हो। तो ऐसे सारे डिसीजंस किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, राइट। सो जैसे सनी वेदर है या ऑफिस की छुट्टी है तभी हम लोग किसी डिसीजन को लेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर वेदर सनी था तो मैंने आइसक्रीम को ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन। संडे था इसलिए मैंने पबजी खेला, ठीक है। आप वैसे डेली भी खेल सकते हो बट संडे था, मैं फ्री था तो मैंने पबजी को खेला। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं, पबजी खेलना, आइसक्रीम खाना, हाइकिंग पे जाना, मूवी पर जाना, ये किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कंडीशन जैसे संडे है या वेदर सनी है या मेरी छुट्टी है, ठीक है। सो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से हम लोगों की पाइथन लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि हम एक पार्ट ऑफ कोड को तभी एग्जीक्यूट करवाएं जब उसके अंदर लिखी गई कंडीशन जो है वो मैट हो। अगर वो कंडीशन मिलती है तो, ठीक है, वो ट्रू होती है तो। सो क्या होते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस, यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइस, क्या होते हैं इफ, एलिफ एंड एल्स, ठीक है, इन पाइथन। तो इफ एल्स या एलिफ क्या होता है? इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स आर मल्टी वे डिसीजंस टेकन बाय और प्रोग्रामर ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस इन और कोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप कुछ कंडीशंस को चेक करोगे और डिसीजन को लोगे उन कंडीशन के सच या झूठ के आधार पर, ठीक है। डिसीजन कब लोगे? उनके कंडीशन जो दी है हमने वो सच है या झूठ है, उसके आधार पर हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। पहले चेक करते हैं कंडीशन को और इनके फिर अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग इसके अंदर लिखा हुआ कोड जो है उसको प्रिंट कर देते हैं। तो सिंटेक्स देख लेते हैं फटाफट से, सिंटेक्स क्या कह रहा है। तो इसका देखिए सिंटेक्स में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इफ कंडीशन 1 अंदर जो लिखी हुई है, इफ का मतलब है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो प्रिंट कर दो यस, ठीक है, वरना प्रिंट कर दो नो, ठीक है। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं, इफ और एलिफ दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो प्रिंट कर दो मे बी, ठीक है। अभी समझ आया आपको सिंटेक्स? अगर ये कंडीशन 1 ट्रू होती है तो हम प्रिंट करेंगे यस। अगर एलिफ के अंदर लिखी गई कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम प्रिंट करते हैं नो। और अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो हम प्रिंट करते हैं एल्स के अंदर लिखा गया कोड जो कि है मे बी, हम प्रिंट कर देंगे मे बी, ठीक है। पूरे सिंटेक्स को हम लोग एक कोड बनाकर समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से, कंडीशनल अंडरस्कोर स्टेटमेंट्स .py के नाम से। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ a और इसके इक्वल्स में डाल देता हूँ कुछ भी चीज़ जैसे 34, ठीक है। एंड इस 34 के बाद मैं लिखता हूँ इफ़ कंडीशन, ठीक है। इफ़ लिखता हूँ एंड इफ़ के अंदर कुछ कंडीशन लिख देता हूँ जैसे a इज़ लेस देन 3, ठीक है। और इसके बाद कॉलन लगाऊंगा मैं एंड देखिए एक एंटर मारूंगा, इंडेंट के साथ में मुझे एरिया मिल जाएगा और यहाँ लिख दूंगा मैं प्रिंट, और प्रिंट में लिख देता हूँ इसके अंदर a is greater than 3, ठीक है। ये हो गई इफ कंडीशन। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक इसका एलिफ डाल देता हूँ और एलिफ के अंदर लिख देता हूँ मैं एक और कंडीशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ a is greater than 8, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर लिख देता हूँ a is greater than 8,
ठीक है। सो अगर इफ के अंदर लिखी गई कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास में प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 3। अगर एलिफ के अंदर लिखी गई कंडीशन जो कि है a इज ग्रेटर देन 8 ये ट्रू होता है तो हमें प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। और इसका एक एल्स भी हम लोग बना देते हैं। एल्स में लिख देते हैं, एल्स के अंदर मैं लिख देता हूं, कॉलन लगाना मत भूलिएगा, एल्स कॉलन देन प्रिंट, एक प्रिंट इसके अंदर डाल देते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देते हैं हम लोग वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 3 and 8। तो देखिए अब एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर के दोनों इफ एंड एलिफ के अंदर की जो कंडीशंस हैं वो मैट होंगी, ठीक है। बट यहां पर क्या है कि इफ के अंदर जो लिखा गया कंडीशन है वही यहां पर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ए है वो 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। सो ये यहां पर ट्रू हो गई है कंडीशन, तो ये ही प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको समझा दूं, ये जो पूरा जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इफ एलिफ एल्स, ये पूरा जो है ये स्टेटमेंट कहलाता है लैडर, इफ एलिफ एल्स लैडर। इसको हम लोग बोलते हैं, मैं आपके बाद में जब आप रिवीजन करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैं अलग से मार्क कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ अपने प्रोग्राम को। यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ एलिफ एल्स लैडर। तो ये जो पूरी लैडर है, ठीक है, इफ के अंदर लिखा हुआ कुछ कोड, एलिफ के अंदर लिखा हुआ कुछ कोड, एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड, ये पूरा की पूरा जो है ये एक लैडर है और इसके अंदर की सिर्फ और सिर्फ कोई एक जो स्टेटमेंट है वही जो है वो प्रिंट होगी। अगर इफ प्रिंट हो गई तो ये पूरा एलिफ और एल्स जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अगर एलिफ ट्रू होती है और वो प्रिंट होती है तो नीचे का एल्स प्रिंट नहीं होगा। जो सबसे पहले ट्रू हो जाएगा वही स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको अगर मैं जैसे प्रिंट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या होने वाला है। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो जो पहली वाली कंडीशन है वही ट्रू हो जाएगी और यहाँ लिखा जाएगा a इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन 8 जो एलिफ के अंदर कंडीशन है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 34 इज नॉट लाइक लोअर देन लेसर देन 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉल्स हो गया, यहाँ पर ये ट्रू हो गया था, ठीक है। तो इसलिए ये प्रिंट हो गया है a इज ग्रेटर देन 8। अगर मैं इन वैल्यूज को चेंज कर दूं, लाइक अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रिंट हो जाए, इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन जो है वो प्रिंट हो जाए, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई a इज ग्रेटर देन 3। अगर अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो ये प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से वर्क करता है ये पूरा की पूरा लैडर। कोई एक स्टेटमेंट इसके अंदर का प्रिंट होता है, बाकी के स्टेटमेंट जो है इसके नीचे के वो इग्नोर कर देता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। सो आप जब भी इस लैडर को बनाए हमेशा याद रखिएगा कोई एक ही जो वैल्यू है वो रन होगी। यहाँ पर कोई एक ही स्टेटमेंट जो है वही रन होगा जो सबसे पहले जो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। समझ आया आपको यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अब मैं इंडेंटेशन की बात कर लेता हूँ कि इंडेंटेशन क्या होता है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमारी पाइथन लैंग्वेज में सेमीकोलन्स नहीं अवेलेबल होते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने पहले किसी लाइक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि पाइथन लैंग्वेज में सेमीकोलन्स नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि भाई इस स्टेटमेंट इफ़ के अंदर कौन सी कंडीशन लिखी हुई है और इस स्टेटमेंट इस इफ़ कंडीशन के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ठीक है, और एलिफ के अंदर की स्टेटमेंट कौन सी है। तो क्या होता है इंडेंटेशन? इंडेंटेशन का मतलब होता है ये 4 स्पेसेस की जगह, या तो फिर आप 4 स्पेसेस दे दीजिए 1 2 3 4, या फिर आप एक सिंगल टैब दे दीजिए, ठीक है। तो ये 4 स्पेसेस की जगह को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है। सो अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिस तरीके से इस इफ़ का स्टेटमेंट लिखा है, तो उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे और फिर 4 स्पेसेस देंगे, देन हम लोग उस कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा सोर्स कोड एडिटर होता है जो हमें ऑटोमेटिकली जो है इंडेंटेशन प्रोवाइड करा देता है। हम लोग जैसे यहाँ पर एक एंटर मारते हैं तो देखिए इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली मुझे अवेलेबल करा दिया है हमारे सोर्स कोड ने, लाइक हमारे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ने, क्योंकि ये एक सोर्स कोड एडिटर है, ठीक है। तो ये खासियत है हमारे
विजुअल स्टूडियो कोड की, इंडेंटेशन को आप यूज करना कभी मत भूलिएगा, वरना हमारा पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इस स्टेटमेंट के अंदर का कौन सा कोड है और इस एलिफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड कौन सा है। ठीक है, अगर ये अवेलेबल नहीं होते तो आप देखिए कितना अलग समझ आता, हमें ही समझ नहीं आता कि भाई इस स्टेटमेंट के अंदर का कौन सा कोड है। ठीक है, सो हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं जिससे कि खिचड़ी ना बने हमारे कोड की। ठीक है, तो सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सारी जो इफ एलिफ एल्स जो लैडर मैंने बनाई है ये आपको समझ आ गई होगी कि इस पूरी लैडर में से सिर्फ और सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है वही प्रिंट होता है, बाकी सारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी एलिफ का स्टेटमेंट है या फिर एल्स का स्टेटमेंट है, वो यहाँ पर इग्नोर हो जाते हैं। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो मैट कर जाती है। तो देखिए ये पूरा की पूरा एक लैडर है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि आप हर एक कंडीशन को चेक करो और अगर वो ट्रू हो रही है तभी आप उस हिसाब से उसे प्रिंट करवाओ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आप क्या कर सकते हो। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरी जो लैडर है इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड इसी का मैं यूज़ करता हूँ, वापस से इसी का मैं यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो अलग अलग स्टेटमेंट है वो अलग अलग बार चेक हो और फिर वो अगर ट्रू हो रही है कंडीशन तो प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ पहले आपके लिए कि सेकंड जो मैं बताने वाला हूँ आपको, मल्टीपल, मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, सो क्या होते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, हम लोग इनका यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से पहले तो इनको पूरा कमेंट आउट जो किया था मैंने हटा देता हूँ पहले। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हर कंडीशन को अलग अलग तरीके से चेक करूँ, ठीक है, और अगर वो ट्रू होती है तभी मैं उसको प्रिंट करवाऊँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बार बार इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। इसको अगर मैं फिर से 2 बार और लिख देता हूँ, इफ़ को अगर मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया है। देखिए मैंने इफ़ को मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया है। यहाँ पर मैं कंडीशंस भी चेंज कर देता हूँ। कंडीशन में जो है अगर मेरा जो है अभी 34 लिखा है मैंने, ग्रेटर देन तो आ जाएगा, इसको पहले मैं फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं, ठीक है, इसको लिख देता हूँ 13, इसको मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इफ़ जो सेकंड वाला है ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू है, ये भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये भी ट्रू है। ठीक है, इसको 13 लिख देते हैं हम लोग इसके अंदर। ये 8 है, ये 7 है, ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको मैं अगर रन करता हूँ सेव करके तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर मुझे मल्टीपल जो प्रिंट्स हैं वो मिल गए हैं। a इज़ ग्रेटर देन 8, ये क्यों मिला है a इज़ ग्रेटर देन 8, क्योंकि हमारी जो सेकंड वाला इफ़ जो है उसमें हम लोगों की कंडीशन ट्रू हो रही है, a इज़ ग्रेटर देन 8, तो हमें ये आंसर मिल जा रहा है a इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, यहाँ पर ये a इज़ ग्रेटर देन 13 भी लिखा आ गया क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, और a इज़ ग्रेटर देन 7 भी लिखा आ गया है क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जो 3 कंडीशंस ट्रू हुई हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। बट एल्स इफ एलिफ का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, पूरी लैडर का हम लोग जब यूज़ कर रहे थे ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, सो अगर आपको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये मल्टीपल टाइम्स आपका चेक करेगा और जो भी कंडीशंस आपकी ट्रू हो रही हैं वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये पूरा एक ही लेटर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, आप कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और डिपेंड करता है आपके सामने किस तरीके का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, सो आप ये भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। सो गाइज देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स आर मल्टीवे डिसीजंस टेकन बाय और प्रोग्राम ड्यू टू सर्टेन कंडीशन इन और कोड। ठीक है, अगर इफ के अंदर की जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो वो उसके अंदर का लिखा हुआ कोड प्रिंट हो जाएगा, वरना एलिफ जो है इसके अंदर की कंडीशन जो लिखी हुई है वो ट्रू हो गई तो प्रिंट नो हो जाएगा, वरना मे भी प्रिंट हो जाएगा एल्स की जगह का जो कोड है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कोड एग्जांपल दिया है, इसके लिए मैंने लिया है a = 22 रखा हुआ है,
यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई है, इफ ए इज ग्रेटर देन 9 प्रिंट ग्रेटर देन एल्स प्रिंट लेसर। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो क्या इसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा। प्लीज कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि इसका ग्रेटर प्रिंट होगा या फिर लेसर प्रिंट होगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा जिससे मुझे पता चल पाए कि भाई मेरा जो सेशंस है वो इंटरेक्टिव है या नहीं है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्विक क्विज। मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज बनाया है यहाँ पर। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यानी कि ये कि अगर यूजर 18 साल से बड़ा है तो आपको यस प्रिंट करना है। चलो आ जाओ देख लेते हैं इस क्विज को भी सॉल्व करके। फटाफट से हम अपने VS कोड पे आ जाते हैं। एक न्यू मैं फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्विक क्विज, क्विज, ठीक है, .py। एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं एक एज नाम का जो है वो वेरिएबल बना लेता हूँ और इस एज के अंदर मैं कुछ इनपुट ले लेता हूँ। मुझे एंटर करवानी है ना एज यूज़र से, तो एज एंटर करवानी जो कि एक नंबर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर मुझे एज इनपुट करवानी है तो मैं इसको मैं पहले टाइप कास्ट कर लेता हूँ और फिर इनपुट लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। टाइप कास्टिंग मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसके अंदर इनपुट ले लेते हैं हम यूज़र से, एंटर योर एज, एंटर योर एज। अब यूज़र अपनी एज यहाँ पर बता देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं क्या करूँगा, यूज़र ने एज बता दी अपनी, तो मैं अब उसे कंपेयर करवाने लगूंगा। कंपेयर कैसे करवाएंगे, इफ़ स्टेटमेंट की मदद से। इफ़ लिखूंगा और यहाँ पे मैं एज ले लूँगा। एज जो है अगर कितनी होती है, ग्रेटर देन होती है 18, ठीक है। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, यस प्रिंट करवाना है ना। यही तो था क्वेश्चन कि अगर यूज़र की एज 18 साल से बड़ी है तो आप यस प्रिंट करवा दो, वरना आप नो प्रिंट करवा दो। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यस। और अगर यूज़र की एज जो है वो 18 से कम होती है तो एल्स के अंदर मैं लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं नो लिख दूंगा, ठीक है। अगर वो 18 से छोटा होता है तो नो लिखा आ जाएगा, ठीक है, नो। तो इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं फटाफट से। पहले ये पुराना जो सारा कचरा है मैं उसको हटा देता हूँ, वापस से रन करते हैं इसको। तो मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पर नेम एज इज़ नॉट डिफाइंड। एज जो है वो डिफाइन नहीं किया है मैंने। ओके, मैंने यहाँ पर डबल इक्वल्स रख दिया था। देखिए डबल इक्वल्स का मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। और सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में असाइन कर रहे हो। मैंने डबल इक्वल्स हो गया था बाय मिस्टेक, गलती सबसे होती है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ डबल इक्वल्स हटाने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए एंटर योर एज लिखा, मुझसे एज पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 तो देखिए क्या आंसर आता है, नो, क्योंकि 7 जो है वो 18 से छोटा है। मैं इसे फिर से रन करवाता हूँ और देखता हूँ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 19 ईयर्स मेरी एज है तो देखिए इसने मुझे यस लिख कर दे दिया, यस आई एम एलिजिबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे फिर से रन करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ 18 साल का हूँ तो देखिए ये मुझे नो लिख कर दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर 18 साल से सिर्फ बड़े लोगों को ही यस प्रिंट करवाने को बोला गया था। मुझसे ये नहीं बोला गया था कि आप 18 साल या 18 साल से बड़े वाले सारे लोगों को प्रिंट यस करवाना है, ठीक है। तो मुझे 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके नो प्रिंट करवाना था और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए यस प्रिंट करवाना था। तो ये क्विक क्विज वाला जो सेक्शन था वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। थोड़ा फास्ट में यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आपका पाइथन का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा, वो एक गेम रहेगा, ठीक है। सो जल्दी जल्दी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ ये चैप्टर। इसलिए ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास में इफ स्टेटमेंट्स हैं और आप कंपेयर करना चाहते हो किसी दो स्ट्रिंग्स को या स्ट्रिंग्स इंटीजर लिटरल्स को, ठीक है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स का, ठीक है। अगर हमें कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग्स के बीच में या फिर दो इंटीजर के बीच में तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इक्वल इक्वल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल्स, जैसे मैंने आपको अभी कोड के अंदर भी बताया था। अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल तो ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है।
ये ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 18 इयर्स का भी अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, 18 इयर्स और 18 इयर्स से बड़े लोग के लिए मैं यस प्रिंट कर रहा हूँ इसी कोड के अंदर, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, 18 साल या 18 साल से बड़े लोगों के लिए यस प्रिंट हो जाएगा, वरना नो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और अगर मैं 18 ईयर से यहाँ पे एज देता हूँ तो देखिए यस प्रिंट हो रहा है, इससे पहले नो प्रिंट हो रहा था, ठीक है। सो यही होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये आप कंपेयर करने का काम करते हैं दो कंडीशंस को, या फिर दो स्ट्रिंग्स को, या फिर दो इंटीजर लिटरल्स को, ठीक है। सो ये होता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब। आपको ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं अभी इसके अंदर भी बता देता हूं कि इफ एल्स में आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए कोड बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स समझाने के लिए मैं कोड बना के समझाता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन रिटर्न करते हैं। अगर दो बुलियन वैल्यूज हैं तो हम एंड और नॉट का यूज करते हैं। एंड का हम लोग कब यूज करते हैं? जब दोनों ऑपरेंड्स, मतलब जो दो स्ट्रिंग्स या दो वैल्यूज को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू रहेंगी, तभी हमारे पास में ट्रू कंडीशन आएगी, वरना फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। और का मतलब होता है कि भाई या तो पहली वाली कंडीशन या दूसरी वाली कंडीशन, कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो हमारी ट्रू आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। और नॉट का मतलब होता है ये इन्वर्ट कर देता है। अगर मैं लिखता हूँ इन्वर्ट ट्रू तो उसका क्या करेगा, वो नॉट ट्रू लिखूंगा तो वो उसको फॉल्स में इन्वर्ट कर देगा, और नॉट फॉल्स लिखूंगा तो वो उसको ट्रू में इन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको एक बार कोड में देख लेते हैं, हम लोग कोड में समझ लेते हैं सारी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर रिलेशनल और कंडीशनल, ठीक है। रिलेशनल है और एक और दूसरा है हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स .py। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वैल्यू, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक कोड बना लेता हूँ, उसमें रख देता हूँ, उसमें कुछ रखता नहीं हूँ, उसमें एक काम करता हूँ, यूज़र से ही इनपुट लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें यूज़र से उसकी एज पूछता हूँ, ठीक है, एज एंटर करवा लेता हूँ। इसमें लिख देता हूँ मैं इंट, पहले टाइप कास्ट करवा लेते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर लिख देता हूँ मैं एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पर हमने यूज़र से उसकी एज पूछ ली है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, इफ़ लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। ए जो है वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, और मैं यूज़ करता हूँ एंड का, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड ए इज़ लेस देन 50 ईयर्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में मैं उन्हीं लोगों को लेना चाहता हूँ जो कि 18 साल से बड़े हैं और 50 साल से छोटे हैं, तो मैं उसके लिए कोड बना रहा हूँ यहाँ पर। और उसके लिए मैं कोड कैसे बनाता हूँ आप लोग देखिएगा, बस पहले देखिएगा, बाद में आपको समझा दूंगा मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 18 एंड ए इज़ लेस देन 50, सो प्रिंट यू कैन अप्लाई, यस यू कैन अप्लाई। मैं ऐसे एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। एल्स, इसका एल्स बना देते हैं, और एल्स के अंदर मैं लिख देता हूं सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक रैंडम एग्जांपल ले लिया है। मैं यूज़र से उसकी एज पूछ रहा हूँ, और उसके बाद अगर वो यूज़र जो है वो 18 साल से यहाँ पर क्या है, बड़ा है, और उसकी एज 50 ईयर्स से कम है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है मेरी कंपनी में, वरना वो एलिजिबल नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर एंड का मतलब क्या होगा, देखिए पहले हम लोग इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पर मैं जैसे एक
सिंटेक्स एरर हो गया है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या सिंटेक्स एरर हुआ है। गाइस यहाँ पर मैंने एक बहुत बेसिक सी गलती कर दी थी। मैंने इस इनपुट के अंदर जल्दबाजी करने के कारण, जल्दबाजी में इसके अंदर जो एंटर योर एज मैंने लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है, सो मैंने उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया था। तो ये चीज़ें आप मत कभी भी गलती करना। ये वैसे हम लोग वैसे नहीं करते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तब हम लोग 10 बार इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं, 10 बार देखते हैं बार बार, ठीक है। बट क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ इसलिए गलती हो जाती है, सबसे होती है गलतियाँ, कोई बात नहीं है। तो इसको अब हम रन करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे मेरी एज जो है वो 51 है, जो कि क्या लिखा आ गया है मेरा 51। जैसे ही मैंने एज डाली है मुझे आ गया है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ रिक्वेस्ट, राइट। तो आप एलिजिबल नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं यहाँ पर फिर से इसको रन करूँ और यहाँ पर लिख दूँ मेरी एज जो है वो समवेयर अराउंड 18 to 50 ईयर्स के बीच की, जैसे 27 मेरी एज है, तो देखिए क्या लिखा आएगा, यस यू कैन अप्लाई। तो एंड जो है, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कब यूज होता है, जब हमें दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू रखनी होती है, ठीक है। सो एंड का मतलब होता है कि ये वाली पहली वाली जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो और ये जो दूसरी वाली कंडीशन है वो भी ट्रू हो, तभी वो इस कंडीशन को प्रिंट करता है, तभी वो भी एक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। सो इस तरीके से एंड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर हम इसकी जगह और डाल दें, और का मतलब हिंदी में होता है या तो फिर a ग्रेटर देन 18 ट्रू हो जाए या a इज ग्रेटर देन 50 ट्रू हो जाए, तो हम लोग ट्रू इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ जो कि सिर्फ इसको, जो पहली वाली मेरी a ग्रेटर देन 18 को सेटिस्फाई करे बट इसको सेटिस्फाई ना करे, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज ग्रेटर देन 18, तो मैं यहाँ पे 51 डाल देता हूँ। तो देखिए यस यू कैन अप्लाई लिखा आ गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई है बट ये जो और के बाद वाली कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही है। उसके बाद भी हमारी जो पूरी कंडीशन है, और की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, क्योंकि और का मतलब होता है या तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू, एंड एंड का मतलब होता है कि भाई दोनों जो कंडीशन है आपके एंड के अंदर वो दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपकी कंडीशन ट्रू होगी, वरना आपका जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे कंडीशनल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है, सॉरी रिलेशनल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो आई होप आपको ये सारे स्टेटमेंट समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स को देख लेते हैं। हमारे नोट में हम लोग क्या लिखा हुआ है, नोट में एलिफ क्लॉज, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई एलिफ क्लॉज क्या होता है कि भाई आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कितने ही हजारों एलिफ डाल सकते हो, बट जो आपका पूरा जो एलिफ एलिफ एल्स का जो लेडर होता है उसमें से सिर्फ एक कंडीशन प्रिंट होती है जो सबसे पहले आपकी कंडीशन को मैट कर जाए, ठीक है, वही कोड प्रिंट होता है। तो यही है हमारा एलिफ क्लॉज, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर हम लोग जाएं उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इन एंड इज का यूज़। कब करते हैं हम लोग इन एंड इज का यूज़, इसका मैं कोड बना के आपको समझाता हूँ क्या होता है इन एंड इज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज अंडरस्कोर इन डॉट py। क्या होता है इन और इज, तो देखिए इसके लिए एक कोड बनाते हैं हम लोग। आप लोग सिर्फ देखिएगा पहले मैं क्या करता हूँ। ए इक्वल्स टू में लिखता हूँ नन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ, और इफ के अंदर मैं कंडीशन डाल देता हूँ ए इज नन, ठीक है, ए इज नन। तो प्रिंट यस, ठीक है, प्रिंट यस एल्स, इसके अंदर एल्स डाल देते हैं नो, प्रिंट नो, ठीक है। तो क्या होता है इज जो है भाई ये तब ट्रू होता है जब वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हो, और इक्वल टू जो हम तब यूज करते हैं जब वो दोनों वैल्यूज को, पहले तो देखो इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं जब वो दोनों वैल्यूज हमें कंपेयर करवानी हो, तब हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं। बट अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को वो एक पॉइंट कर रहा है तो हम लोग इज का यूज करेंगे। इसका वैसे हम लोग ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं, इक्वल्स टू का हम लोग यूज करेंगे, डबल इक्वल्स टू का हम लोग यूज करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि इज क्या होता है, इसलिए मैंने आपको एक कोड बना के समझा दिया है कि देखिए यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ए क्योंकि नन है,
ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट करना चाहते हैं, ए इज नन, तो उसने प्रिंट कर दिया है यस। अगर ए नन नहीं होता तो वो नो प्रिंट कर देता है। यहाँ पर अगर मैं ए इक्वल्स टू लिख देता हूँ 1, तो देखिए नो वो प्रिंट कर देगा, उसने बोल दिया है नो प्रिंट कर दिया क्योंकि ए नन नहीं है। तो हम लोग इसका तब उपयोग करते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना हो, दोनों साइड के ऑब्जेक्ट को आपको कंपेयर नहीं करना हो। अगर हमें दोनों साइड के ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डबल इक्वल्स का, ठीक है, इस तरीके से डबल इक्वल्स का हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा यूज में आता नहीं है, इस जो स्टेटमेंट होता है, बट आपको पता होना चाहिए एज अ पाइथन प्रोग्रामर, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना आपको नेसेसरी समझा इस चीज को। तो अभी हम देख लेते हैं कि इन क्या होता है, इनके बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है। अब यहाँ अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर एक लिस्ट है, देखो ऐसी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और कोड बना लेता हूँ, इसके अंदर एक बी लिस्ट डाल देता हूँ और लिस्ट के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट कुछ वैल्यूज रख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ पर बी एक लिस्ट है और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रख दी हैं और कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ मैं प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ 2 in A, ठीक है, सॉरी B, 2 in B, ठीक है। तो क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होगा कि भाई ये इन जो है ये बता देगा कि जो 2 आपने लिखा है, ये 2 आपके बी जो लिस्ट है इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये 2 इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ये 2 इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा लिस्ट के अंदर तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। देखिए इसको रन कराएंगे तो देखिए ट्रू बोलेगा, इसने बोल दिया है ट्रू, क्यों, क्योंकि 2 हमारा अवेलेबल नहीं है लिस्ट के अंदर। मैं अगर ऐसी कोई वैल्यू लिख देता हूं जैसे कि 456, ऐसी कोई वैल्यू लिख देता हूं जो कि मेरी लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, और अब इसको प्रिंट कराता हूं तो देखिए मुझे फॉल्स बोल देगा, फॉल्स, क्योंकि हमारी बी जो लिस्ट है उसके अंदर 456 अवेलेबल नहीं है। सो ये एक यूज होता है इनका, और इनका एक और यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये इनका, जो कि हम लोग आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, अब देखिए अगर आपको जैसे फॉर लूप की मदद से एक लिस्ट को आइटरेट करना हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आइटरेट करूं इस पूरी लिस्ट को, जैसे 1 2 3 4 सिंगल जो वैल्यूज हैं उनको आइटरेट करूं, ठीक है, तो मैं फॉर लूप की मदद से इनका यूज करके वो कर सकता हूं। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इनका। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, जब मैं आपको फॉर लूप पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो इन और इसका यूज़ होता क्या है। इसका हम यूज़ करते हैं सिंगल एंटिटी, जब हम सिंगल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना हो, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को हमें चेक करना हो तब, और इनका यूज़ करते हैं हम तब जब हमें एक लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तब उसके लिए, ठीक है, इस तरीके से लिखकर। सो इसी के साथ हमारा ये जो इन और इज है ये भी खत्म हो चुका है। हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स की हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट्स में, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई आप लोग के इफ स्टेटमेंट के बाद में आप कितने भी एलिफ स्टेटमेंट डाल सकते हो। लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशंस इनसाइड एलिफ फेल्स। तो लास्ट जो एल्स कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, लास्ट जो एल्स कंडीशन रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ तभी प्रिंट होगी, तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये सारी एलिफ और इफ की कंडीशन जो है वो फेल हो जाती है, वो सारी फॉल्स होती हैं। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका था, तो यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सो इसी के साथ गाइज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है कंडीशनल एक्सप्रेशंस, वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिस क्वेश्चनर भी लेकर आऊँगा। बट उससे पहले मुझे चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसके थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, मुझे लगा कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल को मैं जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा गाइज मुझे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इससे पढ़ते हैं, आपको कैसा लग रहा है इससे पढ़ना, और जो डाउट्स हैं वो भी आप पूछिए मुझसे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए मैं आपको थोड़ा वेट करवाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।